कल सप्लाई पड़ा था किसी को, उसमें कोई मसला है? कोई मसला नहीं है? किसी को कोई मसला? पूछ लूं? कौन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो चीज होती है जिसका बर्डन शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, अभी आपने इस बात को छोड़ दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन शॉर्ट वो चीज होता है, जैसे कि सेल्स टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। सेल्स टैक्स किसकी एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, अब देखो ये एक बंदा है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये प्रोडक्शन कर रहा है, चीजें बनाता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर है। अब इस मैन्युफैक्चरर ने जब चीजें बनानी है, इसको रॉ मटेरियल की जरूरत होगी कि नहीं होगी? होगी ना। रॉ मटेरियल होगा तभी चीजें बनाएगा, या रॉ मटेरियल के बगैर जादू की छड़ी से बना लेगा? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जरूरी है, रॉ मटेरियल होगा तभी ये चीजें बनाएगा। इसने किसी और बंदे से रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। लेट सपोज ये एक बंदा है, इससे इसने रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, अभी जो टैक्स रेट चल रहा है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, लेट सपोज 16% चल रहा है। 100 रुपए की चीज पे 16% टैक्स लगता है, तो वो चीज उसको 116 रुपए की पड़ती है। मैन्युफैक्चरर को वो चीज कितने की पड़ी? ये पूरी 116 वो अपनी कॉस्ट मानेगा, ऐसे ही ना? पूरी 116 अपनी कॉस्ट मानेगा। नो वाला कौन था? किसने बोला नो? ये पूरी 116 वो अपनी कॉस्ट मानेगा। ठीक है, जब इसको रॉ मटेरियल 116 का पड़ रहा है और वो आगे इसको सेल करता है, मतलब 200 रुपए का, तो 200 रुपए पे 16% टैक्स लेता होगा वो, ऐसे ही ना? तो कितना बना? 16 और 16 कितना होता है? 32। तो उसको 232 का टैक्स, ये अमाउंट पड़ी। मतलब उसने 232 रुपए की चीज बेची, 116 रुपए उसने अपना रखा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 116 का। ऐसे ही ये जो ऊपर वाला 16 है वो एफबीआर को पे करेगा, बाकी रिमेनिंग 100 उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर होगी बात? समझ आई है कि नहीं आई? आ गई समझ? ये सारी चीजें नहीं आपने अभी याद रखनी। मेन बात याद ये रखनी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो चीजों की प्राइस के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगता है? चीजों की प्राइस के ऊपर। जब रॉ मटेरियल के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाएगा, तो चीजें महंगी होंगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। रॉ मटेरियल महंगा, जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, चीजों की प्राइस में जो वो बेच रहा है, जो बना के बेच रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेट सपोज वो चेयर बना रहा है, ये चेयर की प्राइस 5000 फिक्स है, ये 5000 वो चेंज नहीं कर सकता, मार्केट ने फिक्स कर दी है ये प्राइस। ठीक है, वो इसको कम ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन जब इसने इसके लिए लकड़ी खरीदी, स्टील का ये रॉड खरीदे या पाइप खरीदे या कपड़ा फॉर्म वगैरह खरीदा, इन सब के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो गए, ये चीजें महंगी हो गई हैं। जब ये चीजें महंगी हो जाएंगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, वो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा। इससे सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन जब वो आगे देगा किसी को, तो उससे भी तो वो टैक्स लेगा ना, तो वो अपने टैक्स से पूरा नहीं लेगा। मैंने आपको क्या कहा है? प्राइस फिक्स हो गई है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, ये हमारी अजम्पशन है। प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस फिक्स हो गई है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ अजम्पशंस की बेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कि सप्लाई कर्व लेफ्ट राइट कर्व, जबकि मैंने सिर्फ एक बात पढ़ाने से पहले की कि अभी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज नहीं आएगा, बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, तभी शिफ्टिंग होगी। क्लियर होगी बात? अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले मार्केट क्या होती है? मार्केट क्या होती है? मार्केट के बाद रिजर्वेशन प्राइस। मार्केट क्या होती है? जहां चीजों की खरीदो फरोख्त हो रही होती है। इसके अलावा
जहाँ पे चीजों की प्राइस सेट होती है। और हम्म चलो, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां बायर चीजें खरीदने जाता है और सेलर चीजें बेचने जाता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर चीजें बेचने जाता है, सेलर चीजें खरीद बेचने जाता है और बायर चीजें खरीदने जाता है। तो क्या कहना है, मार्केट इज अ प्लेस where buyer comes to buy and seller comes to sell। बायर खरीदने जाता है और सेलर बेचने जाता है। अब मार्केट्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट कौन सी होती है, जहाँ चीजें वगैरह बेची जाती हैं। बरकत मार्केट चले जाओ, गुड्स मार्केट है। ठीक है, शालमी चले जाओ, गुड मार्केट है। उसके बाद ये आगे इचरा चले जाओ, दैट इज गुड्स मार्केट। ठीक है, उसके अलावा आबद मार्केट चले जाओ, दैट इज गुड्स मार्केट। तो ये सारी कौन सी मार्केट है, गुड्स मार्केट है। उसके बाद एक होती है सर्विसेज, सर्विस मार्केट। सर्विस मार्केट कौन सी होती है, वो बनानी पड़ेगी जहां आप लोग की सर्विस की जाए, दिमागों की। थोड़े दिमाग खोले जाए आप लोग के, कि सीए करने आए हो तो दिमाग खोल के बैठो क्लास में, समझो बातों को सही से, पढ़ के आया करो। छितर परेड वाली मार्केट एक बनानी चाहिए है। नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हम खुद आएंगे आपको सर्विस देने, फ्री होम डिलीवरी। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है ऐसी मार्केट अपना एक सीए के कॉलेजेस को ना, कॉलेज के साथ साथ एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट बना देना चाहिए सीए के बच्चों के लिए, जो यहाँ आके सिरे से ही नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि हम लाहौर आके पार्टी करने आए हैं, तो अगर पार्टी ही करनी है तो फिर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। सीए ऐसे फील्ड नहीं है जहाँ पार्टी की जा सके। ठीक है, तो मुझे लगता है, मुझे बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ बच्चों की छितर परेड होनी चाहिए कि भाई पढ़ो, यहाँ पे पढ़ना है, ऐसे नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैं सीए क्वालिफाई कर लूँ, उसके बाद ना जरूर करूंगी। राफे की सबसे पहले छितर परेड होगी। ये पहला कस्टमर होगा। सर्विस मार्केट कौन सी होती है, जैसे ये सारी मार्केट सीए की कॉलेजेस की है, ये सर्विस मार्केट है। यहाँ आप सर्विसेज ले रहे हो, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वो सर्विस मार्केट है, वहां से आप सर्विसेज ले रहे हो। ठीक है, तो ये सारी क्या है, सर्विसेज, सर्विस मार्केट है। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो कि इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल चीज जो आप परचेज कर रहे हो, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, दैट इज सर्विस मार्केट। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमारे पास होती है फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट क्या होती है, जहाँ पे आप फिजिकली जाके चीजें परचेज कर सकते हो, जिस मार्केट में आप खुद जाके चीजें परचेज कर सकते हो, दैट इज फिजिकल मार्केट। किसी की भी एग्जांपल ले लो, बरकत मार्केट की ले लो, जो मैंने आपको सारी गुड्स मार्केट की एग्जांपल दी थी, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल मार्केट्स है। इसके बाद हमारे पास होती है वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहां से आप ऑनलाइन चीजें परचेज करते हो। दराज, टीमू, अमेजोन, ये सारे क्या है, शीन ऐप, ये सारे क्या है, वर्चुअल मार्केट्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होती है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट कौन सी होती है, पाकिस्तान की हर मार्केट नेशनल मार्केट कहलाती है। पाकिस्तान की हर मार्केट नेशनल मार्केट कहलाती है। फिर है हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट कौन सी होती है, बाहर की सारी मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि आईएमएफ, ये इंटरनेशनल मार्केट में कंसीडर होता है। क्लियर होगी बात।
इसके बाद हमारे पास होती है रीजनल मार्केट, जो कि रीजन के हिसाब से लगती है। हर रीजन की मार्केट होती है। जैसे सरगोदा मशहूर है किसके लिए? सरगोदा किसके लिए मशहूर है? माल्टों के लिए। इतना भी नहीं पता तुम लोग को, नकम्मो। सरगोदा की मार्केट क्या कहलाएगी? रीजनल मार्केट कहलाएगी। ठीक है। इसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स के लिए मशहूर है नारायण खान वाली साइड या ये पिशावर वाली, तो ये सारी क्या कहलाएंगे? रीजनल मार्केट्स कहलाएंगी, कि रीजन के हिसाब से मार्केट्स। क्लियर होगी बात? जैसे फैसलाबाद कपड़े के लिए मशहूर है, तो कपड़े की रीजनल मार्केट फैसलाबाद कहलाएगी। क्लियर होगी बात? इसके बाद हमारे पास होती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होती है? जहां से हमें पैसे मिलते हैं, जैसे कि बैंक्स, ये यूबीएल वगैरह बैंक्स के नाम में, जान, यूबीएल, अस्करी, ये सारी मार्केट्स क्या कहलाती हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। क्लियर होगी बात? ये कुछ टाइप्स की। रीजनल मार्केट ठीक नहीं है? क्या क्लियर नहीं हुआ? रीजन के हिसाब से मार्केट होती है। आप कहो लाहौर में माल्टे उगते हैं माल्टे, माल्टों की मार्केट है लाहौर? माल्टों के लिए कभी सुना है लाहौर माल्टों की मार्केट है? अच्छे माल्टे सिर्फ लाहौर से ही मिलते हैं। बताओ, नहीं सुना ना? रीजन के हिसाब से होती है हर चीज। हर एक स्पेसिफिक एरिया हर एक स्पेसिफिक चीज के लिए फेमस है। जहाँ पे फैसलाबाद की हमने बात की कि कपड़े के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में सबसे अच्छा कपड़ा, बेहतरीन कपड़ा कहाँ से मिलता है? फैसलाबाद से, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे है। इस वजह से उसको उसकी रीजन कह दिया कि ये रीजनल मार्केट है, किसके? कपड़े के लिए। ये होती है रीजनल मार्केट, रीजन के हिसाब से। क्लियर है बात सबको? कोई बात समझ ना आई हो किसी को? ठीक है। इसके बाद होती है एक हमारे पास रिजर्वेशन प्राइस। मतलब लोकल मार्केट। हाँ, लोकल मार्केट आपके एरिया की जो छोटी बहुत मार्केट होती है उसको लोकल मार्केट कहते हैं। क्या हुआ? हाँ, लोकल टाइप मैं लिख देती हूँ। रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है? रिजर्वेशन प्राइस वो मिनिमम प्राइस होती है जिसके ऊपर बायर खरीदने पे राजी हो जाता है और सेलर बेचने पे राजी हो जाता है। आप किसी दुकान पे गए हो चीज खरीदने, उसे बहस करके प्राइस कम करवा रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर सेलर नहीं मानता कि मैंने इससे कम प्राइस नहीं करनी, ऐसा होता है। ठीक है, वो मिनिमम प्राइस जिसपे सेलर खरीद बेचने पे राजी हो जाए और बायर खरीदने पे राजी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्वेशन प्राइस। तो रिजर्वेशन प्राइस क्या है? मिनिमम प्राइस एट विच buyer agrees to buy and seller agrees to sell. बायर बेचने पे राजी हो जाए और सेलर खरीदने पे राजी हो जाए, ऐसी मिनिमम प्राइस जिसपे बायर बेचने पे राजी हो जाए, बायर खरीदने पे राजी हो जाए और सेलर बेचने पे राजी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्वेशन प्राइस। अब रिजर्वेशन प्राइस भी कुछ चीजों को देख के सेट की जाती है। पहली चीज बोलो क्या लिखी है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? हर इंडिविजुअल की जो इनकम होती है ना, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। ये बाकी इसका कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 5 में और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। डिस्पोजेबल इनकम, मैं अगर सैलरी अर्न कर रही हूँ, दैट इज माई डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम जो कि इंसान को मिल जाती है सारे टैक्सेस काटने के बाद, सब कुछ काटने के बाद, कि अब ये आपकी है, अब जो मर्जी करना है, कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने अपने पैसा कहाँ लगाना है। दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर होगी बात? अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो मैं पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगी, टैक्स पे करने के बाद जो एंड में मेरे पास पैसे बच जाएंगे वो मेरे अपने जाती पैसे हैं, मैं उसको जहां मर्जी इस्तेमाल करूं। दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो जिस रिजर्वेशन प्राइस वो देखते हैं लोगों की जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, उनसे रिजर्वेशन प्राइस हाई चार्ज की जाती है। जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है उनसे हायर प्राइसेस चार्ज की जाती हैं। तो
डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो रिजर्वेशन प्राइस भी ज्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो रिजर्वेशन प्राइस भी ज्यादा होगी। क्यों रिजर्वेशन प्राइस ज्यादा होगी? क्योंकि उन लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। क्लियर हुई बात? और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो रिजर्वेशन प्राइस भी कम होगी। अगली क्या बात लिखी है? सब्सटीट्यूट्स। देखो, अगर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे तो क्या रिजर्वेशन प्राइस ज्यादा रखना अच्छी बात होगी? नहीं ना, क्योंकि अगर रिजर्वेशन प्राइस ज्यादा होगी तो लोग किधर शिफ्ट कर जाएंगे? सब्सटीट्यूट की तरफ। तो अगर सब्सटीट्यूट ज्यादा अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट्स आर हायर, तो रिजर्वेशन प्राइस भी क्या होगी? लो होगी। अगर सब्सटीट्यूट ज्यादा होंगे तो रिजर्वेशन प्राइस लो होगी, और अगर सब्सटीट्यूट जो है वो लोअर होंगे तो रिजर्वेशन प्राइस फिर हायर चार्ज करेगा वो, क्योंकि उसको पता होगा शॉपकीपर को कि इसका सब्सटीट्यूट तो है ही नहीं, जो चीज हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है, तो वो अपनी मर्जी की रिजर्वेशन प्राइस उस पर चार्ज करेंगे। क्लियर होगी बात? इसके बाद क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, एक चीज बनाने पे अगर आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है तो क्या आप उसकी हायर रिजर्वेशन प्राइस लोअर चार्ज करोगे? हायर होगी ना रिजर्वेशन प्राइस। जिस चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जिस चीज को बनाने पे खर्चा ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो रिजर्वेशन प्राइस भी दुकान वाला हायर चार्ज करेगा। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो रिजर्वेशन प्राइस भी कम होगी। समझ आ गई बात? इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। ये बात समझनी है ध्यान से। ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए गए ना, वो बनाए गए न्यू एंट्रेंट के लिए। न्यू एंट्रेंट वो होता है जिसने नई नई दुकान खोली है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब जिसने नई दुकान खोली है, नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसको मार्केट में एंटर होने के लिए, अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए, मार्केट शेयर वो होता है जिसके जितने ज्यादा कस्टमर्स होते हैं उसका उतना मार्केट शेयर होता है। जिसके जितने ज्यादा कस्टमर्स होते हैं उसका उतना मार्केट शेयर होता है। लेट सपोज ये दो बंदे हैं मार्केट में, ए और ये बी, ये चीजें सेल कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में जो टोटल चीजें सेल हो रही हैं वो हो रही है 100 चीजें, जिसमें से 70 चीजें यूनिट ये सेल कर रहा है, 30 यूनिट ये सेल कर रहा है। ठीक है, इसके पास 70 कस्टमर है, इसके पास 30 कस्टमर है। मार्केट में टोटल कितने कस्टमर है? 100। 30 70 कस्टमर ए के पास है, 30 कस्टमर किसके पास है? बी के पास। तो 70 का जो मार्केट शेयर है वो 70% है, और सॉरी, ए का मार्केट शेयर 70% है और बी का मार्केट शेयर 30% है। जिसके पास जितने कस्टमर्स होंगे मार्केट में, जितने ज्यादा उसका मार्केट शेयर उतना ज्यादा होगा। अब एक बंदा जिसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने की कोशिश करनी है ना, ताकि उसके कस्टमर ज्यादा बने। पहले तो वो मार्केट में एंटर तो हो ना, अपने आप को बैलेंस तो करे मार्केट में। जब ये होता है ना, तो अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? प्राइस को कम करेगा। अगर उसका ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में उसने अपने कदम जमाने हैं, तो वो रिजर्वेशन प्राइस भी लोअर चार्ज करेगा, ताकि उसके कस्टमर्स, उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। जब एक दफा कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, उसके बाद आप उनसे थोड़ी सी हाई प्राइस भी चार्ज कर लोगे, तब फर्क इतना नहीं पड़ता, कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाता। तो पहले मार्केट में अपने आप को मनवाने के लिए, अपना कस्टमर बनाने के लिए आप कौन सी प्राइस, रिजर्वेशन प्राइस क्या चार्ज करते हो? लोअर रिजर्वेशन प्राइस चार्ज करते हो। क्लियर होगी बात? इसके बाद क्या पॉइंट है? आखिरी पॉइंट होगा नेचर ऑफ गुड्स। ऐसे ही नेचर ऑफ गुड्स में क्या चीजें आती हैं? एक होती है पेरिशेबल गुड्स हमारे पास, और एक होती है ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है पेरिशेबल, दूसरी होती है ड्यूरेबल। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं बच्चों? पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका लाइफ टाइम या उनकी जिंदगी बहुत थोड़ी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है जिनकी। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनकी जिंदगी थोड़ी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है जिनकी, मतलब हद 1 या 2 दिन, वो पेरिशेबल होती हैं। कौन सी चीजें आती हैं इसके अंदर? हाँ, बेकरी आइटम्स, ये सारी पेरिशेबल नेचर की होती हैं। ब्रेड होती है, जैसे आप बाहर से दूध लेकर आते हो, ठीक है, बेस्ट बिफोर लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है, रस वगैरह मिलते हैं, ये सब चीजें क्या है? पेरिशेबल नेचर की हैं, जिनका लाइफ टाइम 1 से 2 दिन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, इनका लाइफ टाइम कितना है? 1 से
2 दिन, इससे ज्यादा इनका लाइफ पीरियड नहीं होता। तो पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जिनकी लाइफ कितनी होती है, सिर्फ 1 से 2 दिन होती है। नहीं, 3 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, थोड़ा ही अर्थ है ना ये, महीनों भी नहीं है, सालों भी नहीं है, ये बहुत थोड़ा लाइफ टाइम है, 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन, ये बहुत छोटी थोड़ी लाइफ है। तो जिनकी लाइफ 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन है, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिशेबल नेचर की गुड्स होती हैं वो। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो कि लॉन्ग लाइफ होती हैं, जो कि लंबा अरसा चलनी होती हैं, आपको बार बार उन पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जैसे कि फर्नीचर हो गया, मोटरसाइकिल होगी, कार्स हो गई, ये सब चीजें क्या है, लॉन्ग लाइफ है, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पेरिशेबल गुड्स की लाइफ 1 से 2 दिन है, कोई दुकान वाला खरीद के आएगा, वो चाहेगा ना कि जल्दी जल्दी सेल हो, यही चाहेगा ना कि फौरन फौरन सेल हो जाए ताकि हमारी चीज खराब ना हो, कि खराब हो गई, एक्सपायर होगी तो किसी ने नहीं खरीदनी। तो ऐसी चीजों की जो रिजर्वेशन प्राइस होती है वो लोअर चार्ज की जाती है, ऐसी चीजों की प्राइस, रिजर्वेशन प्राइस लोअर। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनका लाइफ टाइम होता है, एक ने ना खरीदी तो कोई नहीं, दूसरा खरीद लेगा आगे, हमारे पास वक्त तो बहुत है ना, तो इनकी रिजर्वेशन प्राइस जो होती है वो हायर चार्ज की जाती है। क्लियर होगी बात, अभी बात समझ आई है, इनकी रिजर्वेशन प्राइस हायर चार्ज की जाती है। तो पेरिशेबल नेचर की जो भी चीज होगी उसकी रिजर्वेशन प्राइस क्या होगी, कम होगी, और ड्यूरेबल नेचर की जो भी चीज होगी उसकी रिजर्वेशन प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। खत्म होगी बात। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की बात होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिन चीजों पे ज्यादा होंगे, मतलब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो उनकी रिजर्वेशन प्राइस क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, जिन चीजों के ऊपर सब्सिडीज मिल रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज के चक्कर में वो रिजर्वेशन प्राइस को क्या चार्ज करेंगे, लोअर चार्ज करेंगे। क्लियर होगी बात, किसी को समझ ना आई हो मार्केट और रिजर्वेशन प्राइस की, रिजर्वेशन प्राइस के पहले तुम मुझे बताओ कि सब्सिडीज क्या होती है। सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है पर प्रोडक्ट को, रिटेलर को या मैन्युफैक्चरर को। हाँ ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कंडीशन रख के सब्सिडी देती है, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस, और इसके अलावा कम प्राइस। तो जब आप चीजें कम प्राइस पे सेल करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा जितने यूनिट सेल करोगे उतनी सब्सिडी दूंगी, ऐसे कहा है गवर्नमेंट ने, तो सेल करने के लिए क्या करोगे, नहीं बताओ बताओ, नहीं मुझे नहीं लगी है, मुझे समझाना, नहीं मैं समझ जाऊंगी, मैं नहीं नहीं थोड़ा सा, चलो बोलना शुरू करो, थोड़ा सा तो बोलो ना, जो खुद को समझ आई है वो बोलो। रिजर्वेशन प्राइस कम कर देंगे, हाँ, रिजर्वेशन प्राइस को हम कम कर देंगे ताकि वो चीज ज्यादा बिके। गवर्नमेंट जितनी ज्यादा सब्सिडीज देगी, रिजर्वेशन प्राइस हम चीजों की उतनी ही कम रखेंगे। क्लियर होगी बात। मार्केट और रिजर्वेशन प्राइस में किसी को कोई बात समझ लग गई हो, इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट होगी, इन्फ्लेशन से चीजें क्या होती हैं, जब चीजें महंगी हो जाती हैं इन्फ्लेशन से, तो रिजर्वेशन प्राइस हायर होगी लोअर होगी, हायर होगी, जाहिर है रिजर्वेशन प्राइस, इन्फ्लेशन से आपका रॉ मटेरियल महंगा हुआ, ऐसे हुआ, इन्फ्लेशन से रॉ मटेरियल महंगा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो क्या आप रिजर्वेशन प्राइस लोअर चार्ज करोगे चीज की, एमन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ज्यादा होगी तो लोअर हायर रिजर्वेशन प्राइस होगी या लोअर रिजर्वेशन प्राइस होगी, हायर होगी ना। तो कहता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी, हर चीज महंगी होगी इन्फ्लेशन के बढ़ने से कि नहीं होगी। इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई होती है इन्फ्लेशन, एमन बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा, और बोलो एमन, रिजर्वेशन इन्फ्लेशन क्या होती है महंगाई। तो जब महंगाई से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, आपकी चीजों के बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, आप चीज महंगी बेचोगे सस्ती बेचोगे, रिजर्वेशन प्राइस बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, तो रिजर्वेशन प्राइस भी कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात, ये चीज थी। इसके अलावा क्लियर है सबको। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, जिसने मुंह धो के आना मुंह धोए, जिसने जागना है वो जाग ले, चाय शाय पी के आनी है तो वो भी।
जागे अब्दुल राफे, इसके अलावा किसी को नींद आ रही हो? जिंदा हो सारे? पक्की बात है? चलो, रात को सोते नहीं हो? क्या बन गए हो? लाहौरी बन गए हो? लाहौरी ना बनना बस, बाकी जो बन जाना। हम पढ़ने लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटी को मेजर करेंगे और वाई एक्सिस पे हम हमेशा किसको मेजर करेंगे? प्राइस को। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस। ये किसका कर्व है? डिमांड का कर्व। ये किसका कर्व है? सप्लाई। ऐसे जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है बच्चों जिस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। जिस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम कहते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास? इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस कहलाती है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कहलाती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन वो पॉइंट होगा जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और इधर की प्राइस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हर मार्केट चाहती है इक्विलिब्रियम पे रहना। हर मार्केट चाहती है इक्विलिब्रियम पे रहना। क्यों? अबव इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हम करने लगे हैं। ये सारा पोर्शन जो है अबव इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये सारा पोर्शन क्या कहलाता है? अबव इक्विलिब्रियम। अब ना मुझे कुछ बातों का जवाब देना है आप लोगों ने। ये सप्लाई, ये क्वांटिटी सप्लाई ऐसे है, ये क्वांटिटी डिमांड। अबव इक्विलिब्रियम ये क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। समझ आई? अबव इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड कम है, क्वांटिटी डिमांड कम है और क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है। अबव इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड क्या है? कम है और सप्लाई क्या है? ज्यादा है। तो जब सप्लाई ज्यादा है, सेलर की तो चीजें ही नहीं बिक रही, डिमांड हो रही है किसी चीज की, सप्लाई ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सरप्लस की कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम? सरप्लस की कंडीशन। तो अबव इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? सरप्लस की कंडीशन। अबव इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? अबव इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? सरप्लस की कंडीशन। इक्विलिब्रियम तो वो पॉइंट है ना जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। अबव इक्विलिब्रियम सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सरप्लस की सिचुएशन कहते हैं कि सप्लाई ज्यादा है और उस चीज की डिमांड क्या है? कम है। बिलो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये वाला सारा पॉइंट क्या है? बिलो इक्विलिब्रियम। अब अगर हम बिलो इक्विलिब्रियम बात करते हैं तो ये क्वांटिटी डिमांड है और सप्लाई है, ऐसे है। इस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है
और सप्लाई कम है, ऐसे है। डिमांड ज्यादा है और चीजें सप्लाई नहीं हो रही, तो जब चीजें सप्लाई नहीं हो रही और डिमांड ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्टेज की कंडीशन। क्या कहते हैं इसे हम? शॉर्टेज की कंडीशन। समझ आई? अबव इक्विलिब्रियम सरप्लस, बिलो इक्विलिब्रियम शॉर्टेज। मैं दोबारा लिखने लगी हूं बात। अबव इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन थी? क्यों सरप्लस की कंडीशन थी अबव इक्विलिब्रियम? क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा थी, क्वांटिटी डिमांड कम थी, तो ये सिचुएशन कौन सी थी? सरप्लस की सिचुएशन थी। ग्राफ से बात समझ आई है? सबको समझ आई है? नहीं समझ आई? दोबारा बना लेते हैं ग्राफ। ये क्या है? ये क्या है? डिमांड। ये कौन सा पॉइंट है? ये इसके ऊपर प्राइस क्या होगी और क्वांटिटी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है। अबव इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कहती हूँ ये सप्लाई है, ये डिमांड है। अबव इक्विलिब्रियम है ना, अबव इक्विलिब्रियम ये पॉइंट भी ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये सारे पॉइंट क्या है? अबव इक्विलिब्रियम। ऐसे है, ये सारे पॉइंट अबव इक्विलिब्रियम है। अब जब ये सारे पॉइंट अबव इक्विलिब्रियम है, मैं इस पॉइंट पे लाके कहूं तो सप्लाई का कर्व नीचे लाई हूं, तो क्वांटिटी सप्लाई ये है, क्वांटिटी सप्लाई यही कहलाएगी ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है? सप्लाई है, सॉरी क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पे। तो सप्लाई के कर्व से जब मैं नीचे आऊंगी तो ये क्वांटिटी भी कौन सी कहलाएगी? सप्लाई की क्वांटिटी। और जब मैं डिमांड के कर्व से नीचे आऊंगी तो ये क्वांटिटी कौन सी कहलाएगी? डिमांड की क्वांटिटी। ऐसे ही तो अभी डिमांड पीछे है, सप्लाई आगे है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है? थोड़ी है। ग्राफ से समझ आइए अब बात, ठीक है? तो जब ये सिचुएशन होती है, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा, क्वांटिटी डिमांड कम, ऐसे मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात करती हूँ। ये भी अबव इक्विलिब्रियम है। ये कौन सी क्वांटिटी होगी? डिमांड की। ऐसे ही क्वांटिटी डिमांड, ये क्वांटिटी सप्लाई। अभी भी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड क्या है? थोड़ी है। ये पॉइंट है, ये क्या है? क्वांटिटी डिमांड। ये पॉइंट कौन सा है? क्वांटिटी सप्लाई। अभी भी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो अबव इक्विलिब्रियम हमेशा डिमांड थोड़ी होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सरप्लस की कंडीशन कहते हैं। क्लियर होगी बात? बिलो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बिलो इक्विलिब्रियम मैंने क्या कहा कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई थोड़ी है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो ये कौन सी सिचुएशन है? शॉर्टेज की सिचुएशन है। अब इसको भी ग्राफ से देख लेते हैं दोबारा। ये किसका कर्व है? सप्लाई कर्व। ऐसे ये किसका कर्व है? इन दोनों ने जिसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, वो कौन सा पॉइंट है? अब बिलो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से नीचे नीचे देखते हैं। ये सप्लाई होगी, ये भी सप्लाई होगी, ये भी सप्लाई होगी। ऐसे ये डिमांड होगी, ये भी डिमांड होगी, ये भी डिमांड होगी। क्लियर है? ये कौन सा पॉइंट है? क्वांटिटी सप्लाई। ये क्या है? क्वांटिटी सप्लाई। इस पॉइंट पे देख लो, क्वांटिटी सप्लाई। इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी सप्लाई है, ये क्वांटिटी डिमांड है। डिमांड आगे है, सप्लाई पीछे है। ये क्वांटिटी डिमांड है, सप्लाई पीछे है, डिमांड आगे है। ये क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड आगे है, सप्लाई पीछे है। तो जब ये सिचुएशन होगी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लोग मांगी जा रहे हैं चीजें और वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? शॉर्टेज की कंडीशन कहलाती है। क्लियर होगी बात? अब कुछ चीजें सेट की जाती हैं इस शॉर्टेज की कंडीशन को और सरप्लस की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। देखो, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे?
और सप्लाई को कम करने के लिए क्या करेंगे? प्राइसेस को कम कर देंगे। क्या करती है गवर्नमेंट? अबव इक्विलिब्रियम प्राइस को कम कर देती है, प्राइस को कम। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही प्राइस कम होगी, जैसे ही प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी कम हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सप्लाई कम होती जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी, ऐसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अबव इक्विलिब्रियम प्राइस फ्लोरिंग की जाती है। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब कि प्राइस को जमीन पे लेके आया जाता है, प्राइस थोड़ी की जाती है अबव इक्विलिब्रियम, ताकि जो सरप्लस की कंडीशन है उसको क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके, हम वापस किस पॉइंट पे आ जाए? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए क्या किया जाता है? प्राइस फ्लोरिंग की जाती है। अबव इक्विलिब्रियम क्या करती है गवर्नमेंट? प्राइस फ्लोरिंग करती है, चीजों की प्राइस कम करती है ताकि सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़े, और एट द एंड हम कौन सा पॉइंट अचीव कर ले? इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर ले। समझ आई? कुछ समझ आ गई किसी को? तो अबव इक्विलिब्रियम क्या की जाती है? प्राइस फ्लोरिंग। डन। अबव इक्विलिब्रियम में किसी को कोई मसला है? कोई मसला? कंफर्म है? हानिया आपके साथ जो बैठी है उसका क्या नाम है? मुबशरा। समझ आ गई है? पक्की बात है? पूछ लूं कुछ? बोर्ड पे बुला के पूछूंगी। बुलाऊं? बुलाती हूं अभी। बिलो इक्विलिब्रियम डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्या करूं? ज्यादा कर दूं? ठीक है। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? प्राइस को ज्यादा करेंगे। जब प्राइस हम ज्यादा चार्ज करेंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी, तो एट दी एंड फिर कौन सा पॉइंट अचीव हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव होगा। तो बिलो बिलो इक्विलिब्रियम हम प्राइस सीलिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्राइस सीलिंग करते हैं। अब पूछो। पहले फाइंड नहीं किया जा सकता? फाइंड किया तो हुआ है। नहीं, यानी कि पहले फाइंड करके इसकी इक्वली रखी जाए, सप्लाई भी और डिमांड भी। हमें ना यही तो मेन काम करना होता है कि कौन सी ऐसा प्राइस लेवल है जिसके ऊपर डिमांड और सप्लाई बराबर हो, तो वो प्राइस लेवल फाइंड करने के लिए सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम आता है। क्लियर होगी बात? समझ आई? अबव बिलो इक्विलिब्रियम, किसी को कोई कंफ्यूजन? डन है? सबको समझ आ गई? ठीक है। कौन बताएगा आके ये बातें सारी? आ जाओ मुबशरा। नीचे आ जाओ बेशक। चलो इनको समझाओ सबको, जो हमने अभी पढ़ा है। अबव इक्विलिब्रियम क्या होता है और बिलो इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या अपना हाँ, इसमें लाइक ये सप्लाई होती है और ये डिमांड होती है। ठीक है, और ये मार्केट इक्विलिब्रियम उनको होती है। बताना है उनको, वो सामने, इनको कुछ नहीं आता किसी को भी। लाइक बच्चे मुझसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे जब लाइक डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो लाइक इसको कहते हैं, याद नहीं आ रहा। याद थोड़ा सा क्योंकि आपका दिमाग इधर था ही नहीं, कंसंट्रेशन। मैं कब से नोटिस कर रही थी। था? पक्की बात है? फिर बताओ। जब डिमांड कम होती है, थोड़ा सा अबव इक्विलिब्रियम सप्लाई कैसे ज्यादा है, डिमांड कैसे कम है?
लाइक क्योंकि डिमांड कम हो रही है और उसकी प्राइस ज़्यादा हो रही है ना। ठीक है चलो, बस थोड़ा आता है। डिमांड कम होती है ना अबव इक्विलिब्रियम, सप्लाई ज्यादा होती है। कैसे? देखो ग्राफ में देखो, ये डिमांड का कर्व है, ये किसका कर्व है? ये डिमांड है, ये सप्लाई है। सप्लाई आगे है, डिमांड पीछे है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अबव इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई ज्यादा हो रही है, चीजें सेल कम हो रही है, ये कौन सी कंडीशन होती है? सरप्लस की कंडीशन। सरप्लस की कंडीशन को कंट्रोल कैसे करना है हमने? सरप्लस की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए डिमांड को बढ़ाएंगे, सप्लाई को कम करेंगे। तो डिमांड को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम प्राइस को कम कर दें, और सप्लाई को कम करने का एक ही तरीका है कि प्राइसेस को कम कर दें। सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी, तो जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है। समझ आई? चलो, वो नाम याद आ रहा था सरप्लस वाला। सरप्लस वाला नाम इसलिए याद नहीं आ रहा था क्योंकि आप हाथों को देख नहीं पा रहे हो। चलो बैठ जाओ, आओ एमन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आई, वापस इधर आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। उठ जाओ, पूरी क्लास को नाश्ता करवाना पड़ जाएगा, जल्दी आ जाओ। अबव इक्विलिब्रियम वाली इनको लिखो बेशक कुछ ना, उधर मुंह करके इन सबको समझा दो अबव इक्विलिब्रियम क्या होता है। उधर मुंह करो, पीपी में कभी ऐसे कि ना बेग साहब क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उधर मुंह करो, अबव इक्विलिब्रियम क्या होता है? बच्चे ही हैं, इसराइल थोड़ी बैठा है जो तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिराएगा। जिसमें हमारे उधर उधर मुझे आता है, इनको समझाओ। क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से, तो वो उधर उधर क्वांटिटी डिमांड कम होती है, क्वांटिटी सप्लाई से वो हमारी आगे आगे ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सरप्लस। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? हम प्राइस को कम कर देते हैं। अब सारी बात दोबारा से सही से समझाओ। जिसमें क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होती है क्वांटिटी सप्लाई से, इसमें हम उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कम करते हैं, उसकी प्राइस को जिसको हम सरप्लस भी कहते हैं। हाँ, बस उनको सरप्लस तो कहते हैं। चलो जाओ बैठो। अबव इक्विलिब्रियम जो होती है ना, प्राइस कम क्यों की जाती है, कोई बताएगा? ओवरकम करने के लिए प्राइस से कॉमन फैक्टर सप्लाई और डिमांड होगी होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, इसको लेवल पे लाने के लिए क्या ऐड करना है, चीजें बराबर हो जाए। ये कौन हंसा इतनी जोर से? आ जाओ, आओ आओ आओ, कौन बोली है? आ जाओ जैनब, दोनों समझाने हैं अबव बिलो इक्विलिब्रियम, ठीक है? आ जाओ। हंसना नहीं है, ये अच्छी बात होती है, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलना आना चाहिए। गुड जैनब, शाबाश। ये लो, इधर समझाना इधर समझा दो, ऐसे समझाना ऐसे समझा दो। अगली बारी तुम्हारी है। नहीं नहीं, अगली बारी तुम्हारी है। नहीं नहीं, बस इस कंडीशन को बताओ क्या कहते हैं, बिलो वाला यही समझाएगी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। गुड, आ जाओ। इसका क्या नाम है? तूबा। ओ तूबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ तूबा। नहीं नहीं, सबको नहीं पता, जल्दी आओ, बिलो इक्विलिब्रियम समझाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मैं बुलाती हूँ, मैं सब्र करो। बिलो इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझाओ। इससे पॉइंट की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, इसको मेंटेन करने के लिए प्राइस ज़्यादा करती है। नहीं पता, इसलिए आपका लेक्चर जोर से आपने भी नहीं सुना था, इसमें सुनती फिर उससे सवाल क्यों किया? हूँ, तो मैं इसको स्किल में इजाफा करूँ। ये भी आपकी स्किल में इजाफा करने के लिए सवाल किया गया। चलो जवाब दो। इसको मेंटेन करने के लिए इसमें प्राइस ज्यादा करने से क्या होगा? वो एक भी पॉइंट पे आ जाएगा ना, कैसे? क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। कैसे? इसे बोलते हैं ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक है ना? चलो ठीक है, जाओ। ये आपके पीछे वाले का क्या नाम है? हाँ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। चुप। बिलो इक्विलिब्रियम समझाना है इनको, क्या होता है? उधर उधर बतानी है, आवाज आनी चाहिए एंड तक, अब्दुल्ला तक आवाज आनी चाहिए। आवाज आई है? नहीं आई? अब्दुल्ला को आवाज आनी चाहिए। डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, ऐसे ही। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन शॉर्टेज की कंडीशन। तो शॉर्टेज की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? कैसे? प्राइस ज्यादा करने से क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई, और एट दी एंड कौन सा पॉइंट अचीव हो जाता है? हाँ, अब ये सारा खुद बताओ मेरे सवाल किए बगैर। चलो बताओ ना, बताओ। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, इनको बताओ उधर मुंह करके, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। क्या हुआ? आवाज ना है मुझे यहाँ से किसी की भी। बताओ कॉन्फिडेंस के साथ। क्या? जैसे अभी मुझे मैंने सवाल किया ना, मैंने बताया, पूछा आपसे, आपने बस ये बताना है कि बिलो इक्विलिब्रियम डिमांड कम हो जाती, डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को हम शॉर्टेज की कंडीशन कहते हैं। शॉर्टेज की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम प्राइस बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ाने के इफेक्ट से डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है और एट द एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो जाता है। ऐसे बताना है। चलो, कुछ समझ नहीं आई, चल जा बैठ जा। नहीं, बैठो भी, मैं बताती हूँ, अब्दुल्ला बताएगा आगे। आ जाओ, आ जाओ। अबव और बिलो दोनों बताना है। लिखा जाएगा, अभी लिख देता हूँ, चलो। ये दो स्लोप्स हैं, ये डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप वाला होता है और सप्लाई वाला जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप का होता है। इसमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जिधर आके ये दोनों मीट करते हैं। बस आवाज हिल रही। अच्छा, क्या हिल रही है? आवाज काफी। अच्छा, अभी क्या था याद करके कुछ कहना था। हाँ, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ये होता है हमारा अबव इक्विलिब्रियम और नीचे वाला जो होता है वो बिलो। अब डिमांड के अंदर हमारे साथ ये होता है कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाती है।
और सप्लाई में रूल ये लगता है कि प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है। अब अबव एरिया के अंदर इन पॉइंट्स पे आके ये इस पॉइंट के अंदर हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई डिमांड ज्यादा है। इसका मतलब है अबव एरिया के अंदर हम लोग की जो क्वांटिटी सप्लाई है वो ग्रेटर होती है क्वांटिटी डिमांड से। और इसका सोल्यूशन ये होता है, इक्विलिब्रियम, हर मार्केट चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो वो इसका सोल्यूशन ये करते हैं कि क्या करते हैं सोल्यूशन, हाँ, डिमांड कम होती है ना और सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम कर देते हैं अपनी। प्राइस कम करने से क्या होता है, इसके मुताबिक प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ये बढ़ के इधर तक आने लग जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। इस रूल के मुताबिक ये भी यहाँ से इधर को आएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और ये जो बिलो होता है इसके अंदर पॉइंट्स मैम पता नहीं आपको समझ आ रही है, मैम आपको समझ आ रही है? तो इसके अंदर ये होता है कि हाँ, इसमें बिलो में ये होता है कि हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई होती है ना वो लेस होती है निस्बतन क्वांटिटी डिमांड से। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हम लोग प्राइस को बढ़ा देते हैं। इसी रूल के मुताबिक जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होती जाएगी। ये यहाँ से इधर को जाती है, ये क्वांटिटी डिमांड का है, ये यहाँ से इधर को जाएगी और सप्लाई के रूल के मुताबिक जैसे ही प्राइस बढ़ेगी वहां से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये इस पॉइंट पे आके मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और जो कि हर मार्केट रिक्वायर करती है। ठीक है, गुड। बस एक बात याद रखनी है कि वो अबव इक्विलिब्रियम के लिए कभी ये नहीं कहेगा कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, वो अबव इक्विलिब्रियम के हमेशा वर्ड सरप्लस का इस्तेमाल करेगा और बिलो इक्विलिब्रियम के लिए वर्ड शॉर्टेज का। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ानी है तो अबव इक्विलिब्रियम के लिए वो प्राइस फ्लोरिंग का वर्ड इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अबव इक्विलिब्रियम हम प्राइस कम करते हैं ऐसे ही, और बिलो इक्विलिब्रियम के लिए प्राइस सीलिंग का। ठीक है, जो रह गए हैं उनको कल बुलाया जाएगा बोर्ड पे। अब कुछ और बातें हैं जो कि आपको होमवर्क में दी जाएंगी, सुन लो ये बातें। एक ही ग्राफ पे हम सारे काम करी चलते हैं। ये किसका कर्व है? सप्लाई का कर्व है। ये किसका कर्व है? डिमांड का कर्व। डिमांड सप्लाई, ये क्या पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेवल। ऐसे ही मैं डिमांड को इंक्रीज करवा देती हूँ। मैं कहती हूँ डिमांड जो है वो राइज कर गई है। डिमांड क्या कर गई है? जैसे ही डिमांड राइज करेगी, डिमांड राइज कर गई, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ऐसे ही जब इक्विलिब्रियम पॉइंट नया आएगा, इसको D1 कह दो, इसको E1 कह दो, तो जब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा प्राइस लेवल भी नया आ जाएगा, इसको P1 कह दो, और क्वांटिटी लेवल भी नया आ जाएगा, इसको Q1 कह दो। क्या होता है, अगर हम सप्लाई को चेंज नहीं करते, सिर्फ डिमांड इंक्रीज करवाते हैं, तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है और क्वांटिटी लेवल भी बढ़ जाता है। क्लियर हुई बात? नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। ये कुछ अजम्पशन है कि मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ डिमांड इंक्रीज कर जाती है। इस सिचुएशन के अंदर प्राइस भी इंक्रीज कर जाती है और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है। देखो, एक चीज जिसकी सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मुझे एक बात बताओ, लोगों की जब डिमांड बढ़ रही है तो दुकान वालों के पास सप्लाई तो कांस्टेंट है, वो क्या करेंगे? प्राइसेस हायर चार्ज करेंगे कि नहीं हायर चार्ज करेंगे? ऐसे ही ना, और क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। समझ आई क्या बात?
तो कहता है अगर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ डिमांड में चेंज आता है, और डिमांड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सप्लाई में कोई चेंज नहीं, सिर्फ डिमांड इंक्रीज कर रही है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज कर जाती है और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है। समझ आ गई? क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर देती डिमांड क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, चीजों की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज कर रही है। डन? समझ आ गई? फॉल वाला कर्व आपने बनाना है, फॉल वाला कर्व आपने खुद बनाना है। अब हम सप्लाई को इंक्रीज करवाते हैं, इसी उस पे कर लेते हैं, बल्कि नहीं रहता, चलो एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाई, और ये क्वांटिटी डिमांड। ये पॉइंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम का, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का, इक्विलिब्रियम प्राइस का। ऐसे ही अब मैंने क्या कहा है, सप्लाई डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या राइज करेगा, सप्लाई राइज करेगी। ये सप्लाई इंक्रीज कर गई, S1 हो गई। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, आया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इसको मैं E1 कह रही हूँ, इस पे P1 और Q1। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस कम हो गई, कम हुई प्राइस पहले से, और क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन डिमांड, तो क्या होगा बच्चों, तो होगा कि प्राइसेस डिक्रीज कर जाएंगी और क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये कंक्लूजन है इस चीज का। क्लियर होगी बात, समझ आई? अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने दो चीजें पढ़ी। दो चीजें क्या पढ़ी, पहली चीज कि अगर सप्लाई में चेंज नहीं आता और डिमांड राइज कर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम, इस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज कर जाती है और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है। और अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, सप्लाई राइज करती है, तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर जाएगी और क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड फॉल करेगी, कर्व आपने कल बना के आना है, और डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, सप्लाई फॉल कर जाएगी, कर्व आपने बना के आना है। तो टोटल ये कितने कर्व हो गए, 4 कर्व हो गए। ये कल 4 कर्व आपके रजिस्टर पे बने, ये दोनों भी, और जो 2 रिमेनिंग है, ये कल आपके रजिस्टर पे बने होने चाहिए। देखिएगा ये वाला, ये लो, ये कल आपके रजिस्टर पे जो है वो बने होने चाहिए हैं। इसके अलावा जो कर्व्स बनने हैं जिसमें दोनों मूव करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ऐसे ही इतना हजम भी करना है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा, मंडे को टेस्ट होता है आप लोग का? नहीं, आज तो टेस्ट नहीं होगा, आज ट्यूसडे है। नहीं, आज नहीं होगा, आज टेस्ट नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे। हफ्ते में आप लोग के 2 टेस्ट है ना, एक इकोनॉमिक्स है, एक बिजनेस है। बिजनेस का किस दिन होता है आप लोग का टेस्ट? तो हम जुमेरात को टेस्ट कर लेंगे।